हेलो पूजा पार्टी, मैं जोगेन और आज मैं एक नई यूनिट लेके आई हूँ। इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये 11th का एक चैप्टर है, ठीक है। और इसको हम क्राउड स्टडी करेंगे, इसके पीवाईक्यू भी निकालेंगे और इसकी जो थ्योरी है, और इसमें थ्योरी तो थोड़ी है, ज्यादातर न्यूमेरिकल और ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जनरली आते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकलिज्म ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होते हैं। अगर आपने अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको जो है ये चैप्टर मार्क्स दिलाएगा और इससे न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस कम होते हैं, इसकी न्यूमेरिकल इजी होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं। पहला चैप्टर है 11th क्लास का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यूनिट का नाम है बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसको हम स्टडी करते हैं। ज्यादातर अभी 2-3 स्लाइड में थ्योरी है वो हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो स्लाइड में बताओ तो आपको स्लाइड पूरी दिखे। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके, कोई भी चीज जिसको हम माप सके, वही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। बिकॉज these all physical quantities can be measured। ये सारी चीजें मापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, ये सब चीजें। That's why these are physical quantities। कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है जिनको मापा ना जा सके, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जितने जैसे कि ह्यूमंस के जो इमोशंस है, ह्यूमन के जो जितने भी इमोशंस होते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे लव, हेट, है ना, गुस्सा, ये सब क्या चीजें हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कह सकता है कि फलाने बंदे को 5 किलो गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उनको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आता है मेजरमेंट, जो हम पता है कि मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इस कंपैरिजन के प्रोसेस का नाम ही क्या है, मेजरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए इस पेन की लेंथ मापनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्केल लूंगा और स्केल की लेंथ से इसकी लेंथ को कंपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल है और अगर ये 30 सेंटीमीटर लंबे स्केल का 1/3 आता है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ को या किसकी लेंथ से कंपेयर किया, स्केल की लेंथ से, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन का प्रोसेस जिसमें आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी चोजन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, वही क्या होता है, मेजरमेंट होता है। यही बात से लिखी हुई है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद चोजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम नेचर का होना चाहिए। इसको तो बाद में आके डिस्कस करता हूं। मेजरमेंट की हमें क्या चीजें चाहिए, हमें 2 चीजें मेन चाहिए मेजरमेंट के लिए। क्या क्या बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए यूनिट। जैसे आपने मान लीजिए आपको कहा जाए कि बाजार से आपको 5 kg आलू लेते हैं, तो आप क्या करिए, देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक क्या चाहिए कि यूनिट। ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। और ये आपको पता है क्या होती है, दिस इज यूनिट। जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा जो मेजरमेंट है वो पूरा नहीं होगा, है ना। 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। कई बार कुछ लोग लगता है कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता ही क्यों है, व्हाई वी नीड द मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट की आवश्यकता खासकर जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स की टर्म में तो ये कहेंगे कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मेजरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना मेजरमेंट के हम फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें एक नियम पता है किसका, ग्रेविटी का, है ना। न्यूटन साहब ने ग्रेविटी का नियम दिया था। आपको पता है कि इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो कहा जाएगा, नीचे जाएगा। इट इज ऑलवेज अटेंडेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब बात ये आती है कि जी इतने हाइट से छोड़ेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, इतने हाइट से छोड़ेंगे तो कितने टाइम में जाएगा।
है ना। और ये तो हल्का पेन आ गया, कोई बड़ा भारी पत्थर छोड़े तो कितने समय में जाएगा। मतलब कि ये जो न्यूटन का नियम था इसको एक्सप्लेन करना था कि कितने फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा आपके सेंटर की तरफ, उसके लिए तो क्या करनी पड़ती, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बिना कैलकुलेशंस के ये जो नियम था ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो हम ये कहेंगे कि फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद आती है हमारे पास यूनिट। यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट जो है हम इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है, अपने आप ही बनाया है, मैन में होता है ये, एक स्टैंडर्ड बनाया और उस स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और खास बात ये है कि ये जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं इसका जो नेचर है वो बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी के जैसा होता है। जैसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वैसी ही हम क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मुझे इसकी लेंथ मापनी है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसकी नेचर क्या है, लंबाई की है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने यूनिट बनाई वो भी कैसी होगी, लेंथ वाली होगी। इसके लिए मेरे को स्केल बनाना पड़ा। क्या आप इसको तोड़कर इसका वजन करके इसकी लेंथ बना सकते हैं? आप बाजार से चीनी लेके आते हो, क्या करना पड़ेगा, क्या चीनी को मतलब दुकानदार क्या करे कि भाई हमने ये बैग बना रखा है, इस बैग में अगर 5 सेंटीमीटर चीनी आ गई तो 1 केजी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको कपड़ा लेके आना है, ठीक है, किसमें आएगा, नाप के लेके आना पड़ेगा, स्केल की हेल्प से। क्या आप कपड़े को तोड़ के बता सकते हैं कि इतना केजी या इतना ग्राम कपड़ा 1 मीटर या 2 मीटर हो जाएगा? क्योंकि कपड़े की नेचर क्या है, लेंथ की, उसके लिए स्केल चाहिए। चीनी और आलू ये जितनी सब चीजें हैं इनकी नेचर क्या है, भाई के दिन के लिए क्या चाहिए था, वेट चाहिए था, ठीक है। तो इसी रेंज में बोला गया कि जैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी तरह की जो है यूनिट की नेचर होगी। तो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड अ यूनिट मस्ट हैव द सेम फिजिकल नेचर एज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है। जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वैसा ही फिजिकल क्वांटिटी का नेचर होना चाहिए। आगे चलते बेटा इसके अंदर आगे आता हमारे पास नीड ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स। नीड ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, यूनिट की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए यूनिट की आवश्यकता है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो बिना यूनिट के तो कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि हाथी भारी होता है कि बकरी, आपको जी हाथी भारी होता है, मैं कहूँ कितना भारी होता है, अब आपके पास जवाब नहीं होगा इस चीज का। लेकिन मैं ये कहूँ कि भैया हाथी जो होता है, हाथी 400 केजी का है और जो बकरी है वो 20 केजी की। तो आप बता सकते हो कि हाथी बकरी से कितना भारी है, 20 गुना भारी है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि भैया यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है और आपका उसी 5 है, 5 क्या, जब तक यूनिट नहीं लगाओगे तब तक जो इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं होगी। 5 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या, मुझे थोड़ा पता लगेगा इस चीज का। तो यूनिट के बिना हमारा मेजरमेंट अधूरा है, मेजरमेंट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल एंड डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था जिस भी चीज को माप सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, दोनों से होती है। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो हमारे पास मास लिखा हुआ है, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप लेंथ को मास से नहीं निकाल सकते, मास को टाइम से नहीं निकाल सकते, एक तीनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोला गया, फंडामेंटल बोला गया। जो भी रीजन थे, जैसे कि क्या था, ये जो है बाकी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इन तीनों से निकल आती थी, ठीक है। हमारे बेसिक साइंटिफिक आइडिया जितने भी होते थे, बेसिक साइंटिफिक आइडिया इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी की मदद से ही हम क्या कर पाते थे, एक्सप्लेन कर पाते थे, ठीक है। इसीलिए भी हमने वो क्या रखा, उनको फंडामेंटल रखा, ठीक है। तो मास, लेंथ और टाइम ये क्या होती है हमारे पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद आता है कि हमारे पास कौन सी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, इन तीनों से जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज निकलती है उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकाली जा सके, डिराइव की जा सके, वही क्या होती है, वो होती है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल। जैसे कि एरिया कैसे निकलता है, लाइन से निकलता है, लाइन इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है, लेंथ है, चौड़ाई भी क्या होती है, लेंथ। हाइट क्या होती है, वो भी लेंथ ही होती है,
ठीक है। हाइट भी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता करनी है, ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट पता करनी है, क्या है ये, इस पॉइंट के और ग्राउंड के बीच की जो लेंथ है वही तो हाइट है। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, लेंथ भी होती है। एक्सेलरेशन निकालनी हो तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना। स्पीड निकालनी हो लेंथ अपॉन टाइम, फोर्स निकालना हो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारे की सारी किससे निकल रही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास लेंथ और टाइम से निकल रही है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आगे चलते हैं इनसे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये थ्योरेटिकल से पढ़ने का आपको बता रही हूँ। एक यूनिट जब हम बनाए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, वो इसे बताया गया। सबसे पहला गुण तो क्या है कि शुड बी वेल डिफाइंड, ये सुपरिभाषित होनी चाहिए, मतलब ये सबको पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को एक स्लग गेहूं लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है, एक स्लग गेहूं। तो एक स्लग गेहूं के लिए मेरे को क्या चाहिए, मतलब कटोरी में आ जाएंगे, या मेरे को बोरी चाहिए, या फिर मेरे को ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के लानी पड़ेगी, कैसे आएगा। अब आपको नहीं पता, क्यों, क्योंकि आपको एक स्लग के बारे में नहीं पता क्या होता है। अब ये जो स्लग है ये एक यूएसए की लोकल यूनिट है वहां की। ठीक है, जैसे आपने यहाँ होता है ना धड़ी, धड़ी का मतलब 5 kg, मण मतलब 40 kg, 40 kg का एक मण होता है ना। तो जो स्लग होता है ये यूएसए की ऐसी एक लोकल यूनिट है, उसमें जो वजन होता है वो लगभग 14.5 kg होता है। ठीक है, अब स्लग की नोट है वेल डिफाइंड, लेकिन अगर आपको मैं केजी बोलूं तो आपको पता लगेगा कि किलोग्राम हो, ये तो कट्टेगा जाएगी आराम से। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या, किलोग्राम के बारे में पता है। तो किलोग्राम इज ए वेल डिफाइंड यूनिट, बट स्लग इज नॉट अ वेल डिफाइंड यूनिट। तो यूनिट क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, ये क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी यूज है, जैसे कि आपने 500 kg का वेट नहीं लिखा हुआ, 500 kg का वेट 500 किलोग्राम का बाट, यानी मैं बात करूं तो 500 किलोग्राम का बाट कौन उठाएगा भाई, इसको उठाने के लिए क्रेन उठानी पड़ेगी, तो साइज क्या है, सुटेबल नहीं है। आपने क्या 1 किलोमीटर लंबा स्केल देखा है, 1 किलोमीटर लंबा स्केल कार रखी है भाई, 1 किलोमीटर लंबे स्केल को, है ना। 1 किलोमीटर लंबा स्केल क्या सुटेबल साइज नहीं है। तो जो यूनिट है उसका साइज क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ये आसानी से दोबारा बन जाए। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम का बाट था और एक बार बन गया, दोबारा ना बन पाए। जब रिक्वायरमेंट तो हमारे पास रेप्लिका होनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी बना सके, और जब चाहे बना सके। तो रिप्रोड्यूसिबल आराम से बनना चाहिए, दोबारा आराम से बनना चाहिए। शुड रिवील अनचेंज, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिट ऐसी हो सकती है जो क्या होता है टाइम के साथ चेंज हो जाए, ये टाइम के साथ नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, आपने गाँव में यहाँ भी करते होंगे, तो जो बाट होते हैं, बाट की जगह ईंट रख देते हैं कई बार, एक ईंट का वजन लगभग 2 kg समथिंग के आसपास होता है ना। तो 2 किलो वाट की जगह क्यों रख दी, लेकिन वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, उठती जाएगी। जैसे जैसे उसको रखेंगे साइड में, उसका जो पाउडर है, उसकी जो मिट्टी है, वो घिस घिस के जो है मिट्टी बनती रहेगी, ईंट वो हल्की होती जाएगी। चाहे दुकानदार ईमानदारी था, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज तो होगी ना। ठीक है, तो ऐसी यूनिट कभी नहीं बनानी है। It should not be affected by physical conditions such as temperature, pressure, humidity. इनका वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का। जब भी यूनिट बनाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लकड़ी का बाट बना रहे तो नुकसान है, लकड़ी का बाट हालांकि घिसेगा तो नहीं, लेकिन टाइम के साथ जो फिजिकल कंडीशंस का बड़ा फर्क पड़ेगा। बारिश के दिनों में वो भारी हो जाएगा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, और गर्मियों में क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। ऐसी यूनिट हमें नहीं चाहिए। It should be easily accessible and universally accepted। ये क्या है कि ये easily accessible, ये सब की पहुंच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिट को बहुत महंगी बना दे। मान लीजिए 1 kg का वाट बनाना है, और 1 kg का वाट हम कहेंगे चांदी का ही बनेगा, तो 1 kg का पार्ट चांदी का कौन खरीदेगा भाई, रेडी लगाने वाला है। 2 kg 1 kg चांदी लाखों रुपए की आ रही है आजकल। ठीक है, तो आसानी से सबकी पहुंच होना चाहिए, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे संसार में इसको एक्सेप्ट करे, पूरी सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करे, ऐसी बनानी चाहिए। एक बार एक बच्चा बोला, सर आपने ही बताया अगर हम प्लास्टिक के वेट बना लेते तो ये सारी जो आप कभी बता रहे हो ये उसमें नहीं होती ना, टाइम के साथ चेंज होता ना, फिर कंडीशन का फर्क होता। और
ठीक है, सारी चीजें थी, लेकिन उसमें नुकसान था, फिजिकल कंडीशन का फर्क पड़ता है। बाई चांस आग लग जाए या कुछ हो जाए तो प्लास्टिक तो क्या करेंगे, मेल्ट हो जाएगी, नुकसान करेगी, बल्कि आपको भड़काने का काम करेगी। तो ऐसी भी हमें यूनिट्स नहीं चाहिए। जनरली हम प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं। हालांकि स्केल वगैरह बनाते हैं छोटे लेवल पे, छोटे बच्चों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। बाकी हम जो स्केल दुकानों में रखते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा, लोहे का होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब कितनी तरह की यूनिट्स हम आजकल पढ़ रहे हैं, कितने तरह के सिस्टम है यूनिट्स के लिए डिवाइड करने के लिए। तो 4 तरह के मेन सिस्टम इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर है, ये लेंथ सी किसी में मापी जाती है, सेंटीमीटर में यहाँ लेंथ मापी जाती है, मास जो ग्राम में मापा जाता है, टाइम किसी में मापा जाता है बेटा सेकंड में मापा जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। इसकी जो है नुकसान क्या है, फायदे क्या है इसकी, ड्रॉबैक इसमें क्या है कि इसका जो साइज है वो इनकन्वीनियंटली स्मॉल है, बहुत छोटा साइज है। अब हम मान लीजिए सिर्फ ग्राम की बात वेट बना पाए, बाट बोलता हूँ हरियाणा के लिए, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राम की बाट बना पाए तो मतलब मान लीजिए 50 केजी की जगह तो हमें बहुत सारे 1-1 केजी की बाट, मतलब 100 ग्राम का ही हमारे पास क्या है बाट है। 100 ग्राम में अगर 1 केजी बना रहा है तो कितने 10 चाहिए। तो वो साइज जो इसका बहुत छोटा है, इसलिए इसको ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है एफपी सिस्टम। एफपी सिस्टम में क्या होता है, जो इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। इसको जनरली कौन लोग यूज करते हैं, मिस्त्री जो होते हैं जितने भी, वो सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। आपके घर में जब भी मिस्त्री आता है तो देखना फुट में मापेगा, बहुत पाइप लिया कितना चाहिए जी, 10 फुट का, और 1.25 इंची पाइप, आधा इंची पाइप, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो लिया, तो सबसे ज्यादा इसको मैकेनिक जो होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोला जाता है। इसमें होगा क्या, लाइट आप फुट पे मापेंगे, मास अभी मिनट में मापेंगे, और टाइम हम सेकंड में मापेंगे। तो आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ। फुट क्या होता है, 1 फुट कितने के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है 1 फुट, ठीक है। और 1 इंच किससे बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होता है जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मेरे टाइम को आपको निकाल दो कि सेकंड का सभी एक पाउंड क्या होता है, उसको हम लोग एलबीस लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जो भी आप जिम में जाते हो कभी वेट वगैरह आप जो उठाते हैं वो पाउंड में होते हैं जनरली, ठीक है। तो 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड बेटा 0.454 केजी। आप डॉक्टर वंशन मांगते हैं तो 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम का होता है। 1 पाउंड कितना है, लगभग 450 ग्राम का, ठीक है। ये आपको शायद पता था तो अच्छा था, नहीं था तो अभी नोट करेंगे, ये होता है, ठीक है। इसकी भी कमी थी, इसकी डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो कन्वर्जन है वो बड़ा मुश्किल है। अगर पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन आएगी। ऐसा नहीं जैसे ग्राम को केजी में बदलना है तो क्या 1000 से भाग कर दो, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है 100 से भाग कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है वो, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है आम जन नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में दोनों सिस्टम में जो कमियां थी वो दूर की गई। किसके अंदर, एमकेएस के अंदर। एमकेएस में लेंथ हमने मीटर में मापी, मास हमने किलोग्राम में मापा, और टाइम जो है हमने किसमें मापा बेटा, सेकंड में मापा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, इसमें कोई कमी नहीं थी सिस्टम के अंदर, ये ठीक था, इसका कन्वर्जन भी आसान था, और ये साइज भी ठीक था, इसका साइज भी इंटरमीडिएटली स्मॉल नहीं था, इसका साइज भी ठीक था, और कन्वर्जन भी इजी है इसका। लेकिन इसको और आगे बढ़ाया गया, इसको एक्सटेंड किया गया। इसमें अभी 3 थी, इसमें को ही आगे बढ़ाया गया और एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया एसआई सिस्टम, ठीक है। ये पूरा होता है इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको एसआई यूनिट्स बोल देते थे हम, एसआई सिस्टम की बजाय, ठीक है। आप बोल सकते थे एसआई यूनिट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप कहते हैं जी इसको तो आईएस होना चाहिए था, आईएस यूनिट्स बोलते हैं, इसको एसआई है। ऐसा क्यों है ना,
एक्चुअली क्या है कि ये फ्रेंच से निकाला गया, फ्रेंच लोग ऐसे लिखते हैं सिस्टमेडाइड, वैसे वैसे कुछ करके लिखते हैं, तो फ्रेंच से एडिटिव उठाया गया, इसलिए इसका नाम ऐसा ही है आईएस होने की वजह, वरना आईएस होना चाहिए क्योंकि आई का जाना पड़े ना, क्या ये कोई खास बात नहीं है, या ये इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। हालांकि आजकल बुक्स में वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि हालांकि हम कैलकुलेशन में हमारे जरूरी है, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन क्या होता है उसको डिराइव्ड यूनिट्स में ले लेते हैं आजकल, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स में लेने लगे सप्लीमेंट्री, बाकी बात कराऊंगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स इसके अंदर और 2 डिराइव्ड भी कराऊंगा, सॉरी वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कराऊंगा इसके। तो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो कौन सी थी, लेंथ, ऐसा यूनिट्स क्या है मीटर, और सिंबल क्या है स्मॉल एन। ये बहुत जरूरी होता है आपको कि सिंबल और ये सब, ये सिंबल आपको सबको याद होना चाहिए, अगर ये सिंबल याद ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे एनालिसिस करेंगे, अभी तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। दूसरी जो है ऐसा इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मैंने साथ रखा है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल, ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा कितने अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। ये रूल है कि डायमेंशन फॉर्मूले को किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ जो है वो मीटर में वापस जाएगी, स्मॉल एन इसका सिंबल है, डायमेंशन फॉर्मूला एन, मास किलोग्राम में, सिंबल केजी, ये छोटा क्या है, ठीक है। कई बच्चे जो है के ऐसे लिखते हैं और भी इजी लिखते हैं, के भी छोटा होता है, जी छोटा होता है, यहाँ पर डायमेंशन इसका कैपिटल है, एन फॉर मास, फिर टाइम है टाइम पीरियड सेकंड, और स्मॉल एस इसका सिंबल है, और ये जो है आपका क्या है, कैपिटल टी इसका डायमेंशन है। लेंथ का इसकी यूनिट है एम्पियर, सिंबल क्या इसका बड़ा है, कैपिटल ए है, और इसका डायमेंशन इसको आई से दिखाते हैं, उसको इसके लिए लिखते हैं, कई दोनों से दिखाया जाता है, कई बार जो है न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आई लिख देता है, कई बार क्या लिखना होता है, कोई लिखना होता है एम्पियर। जनरली मैं जो है इसको ए से दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में आई भी आ सकता है। टेम्परेचर इसको होता है केल्विन में, ठीक है, और इसका सिंबल कैपिटल के, वही क्या है, इसको या तो थीटा से दिखाई हुई या के से दिखाई हुई, ठीक है, केमा केल्विन या थीटा से भी दिखा देते हैं इसको, ठीक है, डायमेंशन के लिए। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मापा जाता है, सिंबल क्या होता है इसका एमोल, ये हट जाता है एमोल, ठीक है, सिंबल होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, कैपिटल एन, एन का नंबर है, एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये क्या होता है बताओ, 1 मोल क्या होता है बेटा, 1 मोल 1 मोल is equal to 6.0 into 10 की पावर 23 आइटम्स, ठीक है, इतना के 10 की पावर 23, एक मोल में इतना सारा आइटम, जैसे एक डजन में कितना आइटम होता है, पावर एक मोल में कितना होता है, कितने होते हैं, ये सारा के सारा एटम और मॉलिक्यूल्स के जब स्टडी करते हैं तब पूरा फॉर्म में आता है ये हमारे पास, ठीक है। एटम या मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो मोल में लेते हैं, ठीक है, एक मोल कितना होता है 6.0 into 10 की पावर 23। फिर आता है जी लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होती है, ये रोशनी की यूनिट है, रोशनी, ठीक है, लोकल भाषा में रोशनी बोल सकते हैं आप, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसकी यूनिट है ये। लुमिनस का मतलब ये क्या होता है, लाइट होती है, प्रकाश होता है, ठीक है। तो उसके लिए इसको याद रखने का तरीका ये पहले क्या यूज कर रहे थे, कैंडल को इसकी यूनिट वैसे याद रखिए, कैंडल, ठीक है, सिंबल इसका सीडी है, और डायमेंशन फॉर्मूले की क्या लिखते हैं इसमें, कैपिटल जे, कैपिटल जे। अब ये क्या होता है कि कुछ ऐसे यूनिट्स को गिनाने के लिए अपने स्मॉल लेटर का यूज करता है, उसके लिए कैपिटल का। तो आप कैसे याद रखेंगे चीजों को, हमें कैसे याद रहेगा कि स्मॉल लगाना है, कैपिटल लगाना है, उसका रूल है बेटा, जिस भी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट होती है, साइंटिस्ट के नाम पे जितनी भी यूनिट है, अगर उस साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट अगर पूरा लिखेंगे तो सारे लेटर छोटे आएंगे, और खाली सिंबल यूज करोगे तो कैपिटल आएगा। जैसे कि अगर आपको लिखना हो 5 न्यूटन, न्यूटन क्या होती है, 4 की यूनिट होती है, आपको पता है, तो अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो सारे लेटर छोटे आएंगे, 5 न्यूटन। या फिर इसको अगर सिंबल यूज करना है तो 5n कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं,
ये साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन द साइंटिस्ट, ठीक है, उसके नाम है। इसलिए ये के सिंबल क्या है, कैपिटल लेटर से आते हैं, ठीक है, बाकी सारे छोटे ही है ना। और ये याद करने में जरूरी होती है, अगर ये प्रॉपर आपको ना पता हो तो आप लेक्चर पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है 5nm और एक है जी हमारे पास 5nm, दोनों में अंतर है। ये तो क्या है 5 नैनोमीटर और ये क्या 5 न्यूटन है, न्यूटन मीटर। तो ये को कैपिटल और स्मॉल होने का वो चीज क्या होता है, मतलब उसका भी अनुमान है, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कैपिटल में आता है कौन स्मॉल लेटर में, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। इसमें लगता है कि शायद आपको पता लग गया आपको, ठीक है, कि क्या चीजें है, ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे वाली, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना कह रहा हूँ आपके साथ। दो आगे हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैं आपको कराऊंगा, ये क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसी फिजिकल क्वालिटी है जिनकी ऐसा यूनिट है लेकिन क्या नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। कई बार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आता है, ये आएंगे आप जब आप टीवाई मैं कराऊंगा तब आप देखना ये क्वेश्चन भी आएंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन ऐसा ही नहीं। ध्यान रखना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा जी, बोलता है क्या है ये, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेन एंगल क्या होता है, सबसे पहले प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देखिए प्लेन एंगल क्या होता है, कोई भी आर्क सेंटर के ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे, इसी सेंटर है ये कोई आर्क ए बी, कोई भी आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल था, इसको थीटा से निकालते हैं और थीटा इज इक्वल टू होता है जी l बाई r, ठीक है। l क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, l क्या है मेरी लेंथ ऑफ आर्क, तो r क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस आर्क की, ठीक है। इसको हम किससे मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। आप दो विषय तो एंगल है जैसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आपने जो एंगल मापते हैं वो सारे इसमें मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं, ठीक है। तो डिग्री में रेडियन में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा पानी रेडियन जो होता है, पानी रेडियन बराबर है 180 डिग्री। पानी रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, पानी रेडियन। इसीलिए आप कई बार 90 डिग्री एंगल कितना लिखते हैं, पाई बाई 45 एंगल वगैरह लिखते हैं पाई बाई 4, ठीक है। तो ये रिलेशन है इसके बीच डिग्री और रेडियन के बीच में। हालांकि इस डिग्री और रेडियन में छोटे कुछ यूनिट्स होती हैं, आपको मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको। ये डिग्री जो होता है किसके बराबर होती है, वो होती है 60 मिनट के, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। तो आप 1 सेकंड एंगल को भी डिग्री में बदल सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। कई बार आपको एंगल दे देगा 1 सेकंड, ठीक है, और आपको वो रेडियन में बदलना पड़ जाए तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है, ठीक है। सिंपल आपको रिलेशन बना लो, निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है जी हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या चीज है जी, तो ये सॉलिड एंगल जो होता है ये क्या होता है कि मान लीजिए सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं अभी, ये आपके पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर है गोल कैसे मिलेगा, और इसके ऊपर कुछ सरफेस नहीं दीजिए आप, स्फीयर के ऊपर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर एक कुछ सरफेस है, ये सरफेस जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ठीक है, तो फॉर्म में आएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, उसके ऊपर एक छोटा सा आपने सर्कल इमेजिन कर ले फुटबॉल के ऊपर, वो सर्कल किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा, ये कोण बनता हो जाएगा, तो ऊपर के बाद छोटा 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 होता रहेगा, जस्ट लाइक इसको कई बार कोण एंगल भी बोल देते हैं। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कोई भी स्फीयर का सरफेस, एनी सरफेस ऑफ द स्फीयर
जो सेंटर के ऊपर एंगल 700 करेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको मैं ओम से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओम से दिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, सॉलिड एंगल बराबर होता है सरफेस एरिया और अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये तो हमने स्फीयर का सरफेस लिया था, उसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास क्या, सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, सिंबल ऐसा। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ऊपर क्या है एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर, और ये क्या रेडियस, रेडियस का भी स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये भी क्या है एल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गए, नहीं कोई डायमेंशन नहीं होता इनका, जस्ट यूनिट, ठीक है। इसके बाद हमसे हमारे पास एडवांटेज ऑफ ऐसा यूनिट है। इसके क्या क्या एडवांटेज है, ये क्या है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सारे देशों ने इसको मान्यता दे रखी, किसको, ऐसा यूनिट को, ठीक है। कोहेरेंट एंड रेशनल नंबर एक यूनिट के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी एक यूनिट, जैसे एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट एक ही क्या, जूल, ठीक है। इजी कन्वर्जन यूजिंग पावर ऑफ 10, कन्वर्जन इजी है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, 10 की पावर से आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन इजी है, ये कुछ स्टेट डाटे एडवांटेज। अच्छा 10 की पावर बात चलिए रही है, तो आपको बता देता हूँ 10 की आपको मल्टीपल तो सब मल्टीपल याद रखना ही बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल बहुत काम आते हैं, ठीक है। कौन सा कैपिटल लेना है, कौन सा स्मॉल लेटर में दिखाना बहुत जरूरी होते हैं। सबसे ज्यादा है 10 की पावर 1, इसको हम करते हैं डेका से, इसको लिखा जाएगा डेका रूट, इसको उसका सिंबल डी है। 10 की पावर 2 इसको बोलते हैं हेक्टो, ठीक है, स्मॉल एच से दिखाएंगे। 10 की पावर 3 किलो, स्मॉल के से दिखाया जाएगा, किलोग्राम, किलोमीटर, स्मॉल की आप ध्यान रखिएगा। 10 की पावर 6 मेगा, ठीक है, मेगा बोलते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं आपके ना, आपकी इंटरनेट में स्पीड बोलते हैं, इंटरनेट की स्पीड 2 Mbps है, Mbps मतलब मेगाबिट पर सेकंड है ना, तो ये मेगा 10 की पावर 6। फिर है गीगा, गीगा 10 की पावर 9। आजकल जैसे आप हार्ड डिस्क लेते हैं कंप्यूटर की, तो कहते हैं कितनी जीबी है, 500 GB की इसके अंदर हार्ड डिस्क है, ऐसे जी को गीगा 10 की पावर 9। ये भी हार्ड डिस्क आजकल गीगा भी पुरानी टीबी बोलते हैं कि मेरे लैपटॉप में 2 TB या 4 TB की जो हार्ड डिस्क है। टेरा 10 की पावर 10 की पावर 15 पेटा, ठीक है, और 10 की पावर 18 एक्सा, ठीक है, याद रखिए। 10 की पावर 6 के बाद सारे क्या रहेगी, कैपिटल एक्स। इसके बाद जी 10 की पावर माइनस से आती है, 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटी सेकंड भी हो सकता है। 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, सिंबल माइक्रो, ये इसका ऐसे बोलता है, ठीक है जी। 10 की पावर -9 नैनो, ठीक है। 10 की पावर -12 पिको, -15 पावर फेम्टो, स्मॉल है, सारे स्मॉल है। 10 की पावर -18 एक्को, ठीक है। ये भी आपको याद करने चाहिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है जी, ये याद होना चाहिए, वो काम आएंगे। इसके बाद आता है जी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, तो क्या बन जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ द क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, मास लेंथ और टाइम पे कैसे डिपेंड करती है, कितनी पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये सब किस में बताया जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला में बताया जाता है, ठीक है। डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, देखिए अगर डायमेंशन फॉर्मूला को किसी फिजिकल क्वांटिटी से कम क्या करते हैं, इक्वेट कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये भी खाली फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लिख रही है, दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन ये क्या हो गया इक्वेशन, ठीक है। जैसे फोर्स है, इसका क्या है mLT-2, ये निकाल के बताऊंगा आपको, कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ आपको किसकी, डायमेंशन फॉर्मूला की कैसे निकालते हैं हम। जैसे कि मुझे निकालना है जी स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो स्पीड क्या होता है जी, फॉर्मूला स्पीड होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होती है बेटा, लेंथ, और ये क्या है टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा कैपिटल 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का इक्वल मिलेंगे L
टी को ऊपर लेके ये क्या हो जाएगा, टी ऊपर लेके जाओ तो पावर नीचे वन है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस की टी डायमेंशन आ गई कितना एल टी माइनस वन। ये किसका होता है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अबाउट टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, लेंथ तो होती है शॉर्टेस्ट लेंथ, है ना। तो यही किसका हो जाएगा आपका वेलोसिटी का भी यही है। इसी तरीके से हम किसका निकालते हैं, एक्सेलरेशन का निकालते हैं जी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाओगे तो क्या बचेगा, वेलोसिटी बचेगी। वेलोसिटी बचेगी तो ऊपर क्या होगी, वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, mt माइनस 1, और नीचे क्या है टाइम। वेलोसिटी को भी पता है कितना होगा, तो कितना हो जाएगा mt माइनस 2। तो ये किसका हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरीके से फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है m, और एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला mt माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, m l t माइनस 2। इसी तरीके से मैं क्या निकालता हूँ, एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला निकालता हूँ। एनर्जी या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या करता है, ml t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, l। डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ की होगी ना, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो कितना हो गया, m m2 t माइनस 2। ये किसका हो गया, एनर्जी का हो गया, या वर्क डन का भी यही होगा। इसी तरीके से पावर होती है, पावर क्या होता है, वर्क डन का रेट टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। इनका डायमेंशन को निकाल दिया कि mm2 t माइनस 2 अपॉन t। इसको सिंपलीफाई करोगे कितना हो जाएगा, mm2 t माइनस 3। इसको करके जाओ पावर का हो गया। इसी तरीके से प्रेशर का भी निकाल सकते हैं। प्रेशर का क्या होता है, G बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया F by A। फोर्स का भी निकालना है ml t माइनस 2 अपॉन एरिया क्या m2, ठीक है। ऊपर पहुंचा ये कैसे क्या होता है, मुझे ये क्या बचेगा, तो m l माइनस 1 ये बचा ऊपर जाके माइनस का t माइनस 2 m l माइनस 1 t माइनस 2। ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। और थोड़े से बड़े डायमेंशन तो हम करते हैं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यू नो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F is equal to G m1 into m2 upon r square. This is the formula for gravitational force. Then you know F is the force, G is what? This is the universal gravitational constant. m1 फर्स्ट मास है, m2 सेकंड मास है, r क्या है, दोनों मास के बीच की दूरी है। तो मुझे तो है इस कैपिटल थ्योरी के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायरेक्शन फॉर्मूला चाहिए। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, बहुत मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर से आ जाएगा m1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, that into r square upon m1 into m2। अब ये फोर्स का डायमेंशन हमने पढ़ रखा है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन का m l t माइनस 2, और ये क्या है, डिस्टेंस है, दूरी का होता है उसके बीच में, कितना हो जाएगा m2 अपॉन m1 पहला मास का डायमेंशन है, m2 दूसरा मास, इसका भी डायमेंशन क्या m, ठीक है। इसको एक क्या बचेगा, ये देखो एक क्या बच गया, तो ये क्या बच जाएगा m माइनस 1। ये l ये रहेगा, दो ये रहे, तो कितना हो गया 3 और t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला आता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी आपने, E is equal to hv। h के यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, इतनी एनर्जी है, ओनली क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, यहाँ टाइम मैंने, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, t माइनस 1। नंबर का वो डायमेंशन क्या होता है, टाइम का है, t माइनस 1 ऊपर जाएगा। तो मुझे जो है इस x का डायमेंशन निकालना है, क्या देंगे देखिएगा, h इज इक्वल टू व्हाट, h का फॉर्मूला हो गया हमारे पास t बाय v। t मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m2 t माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आपको t माइनस 1। तो कितना हो गया m2, ये ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे वाला t माइनस 1 का ऊपर जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा t माइनस 1।
दो में से जाएगा तो -3। ये h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला है। इसी तरीके से आप ब्रांड का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपने 10th में सीखा I क्या होता है, Q/T। आई का क्या है, 4 टाइम है। तो अगर आप चार्ज का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, चार्ज का फार्मूला निकालना हो, क्या होगा, करंट इनटू टाइम। अब करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसा के अंदर, इसका डायमेंशन क्या था, a 4 एम्पियर, और टाइम में क्या होता है t, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, चार्ज का डायमेंशन हो गया जी a 4 एम्पियर, t for टाइम। इसी तरीके से आर्डन पेन में से हमसे क्या पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल दर्गा B is equal to W by वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद लीजिएगा। अब उसे पोटेंशियल को निकालना है, तो वर्क डन कितना, वर्क डन मुझे आता है, निकालना कब निकालें, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m into t minus 2। और नीचे क्या चार्ज के लिए निकाला कितना होता है, 80। यहाँ से क्या हो जाएगा, m into t into ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 और a minus 1, ठीक है, इनको जाएगी माइनस mn को g minus t minus 1। इसी तरह डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ऐसे ही एक होता है कूलॉम फ्लो। कूलॉम फ्लो का जो फॉर्मूला होता है, टेक्निकल फंक्शन में क्या होगा, F is equal to कूलॉम फ्लो फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी है, ठीक है। हम इसको ज्यादा डेप्थ में जो है 12th में सीखेंगे। अभी आप उसको याद रखिए, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। दिस परमिटिविटी का ही डायमेंशन निकालना है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, इसको दे दिया f नीचे आ जाएगा, f इनटू में q1 पहला सा इनटू q2 दूसरा था अपॉन r का स्क्वायर। अब इनको 1 का डायमेंशन नहीं, 4 का डायमेंशन नहीं, 5 का कोई डायमेंशन नहीं होता। f का होता है, f का क्या था, यानी फोर्स का क्या, ml t - 2 q पहला था, इसका डायमेंशन कितना होगा 80, q क्या है दूसरा था, इसका डायमेंशन क्या होगा 80, और r क्या है, h के डिस्टेंस है। तो देखो सिंपलीफाई करो, देखिए क्या बनेगा, m को जाएगा, इसका हो गया -1, l देखिए कितना, 1 ही रहा, 2 ही है, कितना हो गया 3, माइनस हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, माइनस से इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस का होगा, प्लस का 1 ही रहा, 3 और 3 ही रहा, 4, p की पावर कितनी हो गई 4। और इसी तरीके से a मिलना है, 1 ही रहा, 1 ही रहा, तो a की पावर 100। परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, m - 1 l - 6 e4 और a2, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप लेवल पे हैं तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। एक बार आप कम से कम 70 से 80 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालिएगा, तभी आपको जो है। तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जी डायमेंशनल वेरिएबल। हमने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के हिसाब से भी कैटेगराइज किया है, और वो कौन सी है। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एनर्जी है, प्रेशर है, चार्ज है, करंट है, ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। कुछ डायमेंशनल लेस वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। एग्जांपल अभी दो बताए थे मैंने आपको, क्या प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल होते हैं, वैल्यू, ठीक है। इसका नाम सोलर रिलेशन रेंज, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पॉइजन रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट। कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनकी हमारे पास क्या होती है, डायमेंशंस होती है। जैसे अभी मैंने दो निकाले थे, एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक क्या है आपके पास, हमारे पास ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन होती है, अभी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 into 10 की पावर -11, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी है। इसी तरीके से प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा था हमने, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन इन सब की क्या डायमेंशंस नहीं है। तो ये क्या है, ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होता है, ऐसे ही कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास जितने भी नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने नंबर है कांस्टेंट है, फिक्स, सबकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन इनमें क्या नहीं होती, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ
डायमेंशन एनालिसिस। हम डायमेंशन को यूज करके क्या क्या काम कर सकते हैं उसकी इंडिकेशन हम सीखते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन आती है हमारे पास से कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट बताने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाल रखा है कि एक जूल जो एनर्जी होती है इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है और इसमें कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि जो जूल होती है ये ऐसा यूनिट होती है और जो आर्क होती है ये सीरीज यूनिट होती है, यानी कि ऐसा नहीं बोला सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को पता नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 1 जूल इज इक्वल टू n अर्ब्स, मैंने ये मानूंगा, ठीक है। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है कितना हो, इसको डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से करेंगे। ये क्या है, दिस इज द जूल, इसका यूनिट है वर्क का, एनर्जी का, और ये इसकी है वर्क और एनर्जी की सीरीज यूनिट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, डायमेंशन लिखता हूँ, ये 1 n 1 चलेगा। वर्क या एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, लेकिन ये ऐसा यूनिट में है इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट निकाल लेता हूँ, नीचे ए लगा लेता हूँ। एमए का मतलब क्या है, मास इन एसआई, एलए का मतलब क्या है, लेंथ इन एसआई, और टीए का मतलब क्या है, टाइम इन एसआई। इसी तरीके से यहाँ पे डायमेंशन तो वही जुड़ेगा क्योंकि आरबी स्केलर होती है, वर्क एनर्जी क्या होती है, तो डायमेंशन इसका भी यही है mL2T-2, लेकिन मैं इसके नीचे बी लगा देता हूँ ये बताने के लिए कि ये मास किसमें है, सीरीज में है, ये लेंथ जिसमें, और टाइम भी किसमें है, सीरीज में। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, n निकालता हूँ जी। n इज इक्वल टू व्हाट, ये सारी चीज डिनोमिनेटर में आ गई है इसके, तो ये 1 into कितना हो जाएगा, इसको मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ma, ठीक है, और LA 2 TA-2, और इसमें क्या आ जाएगा, ये MB LB2 और TB-2। अब देखिए इसको अगर मैं लिख सकता हूँ, मैं मास के नीचे मान लिखते हैं लोग, ये क्या हो जाएगा MA/MB, पावर कितनी 1, और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा LA/LB, होल पावर कितनी 2, TA/TB, पावर कितनी -2। ठीक है, अब आगे चलते देखिए, आपको पता है कि ये जो MA है दिस इज द मास इन SI यूनिट्स, और SI यूनिट्स में मास किसमें होता है, केजी में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 kg, और ये क्या MB मास किसमें है, सीरीज में, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 ग्राम। इसी तरीके से LA क्या है, लेंथ है, SI में यूनिट क्या होती है, मीटर, इसको लिखा मैंने 1 मीटर, और ये किसमें LB सीरीज में, यहाँ कितना आएगा सेंटीमीटर में, पावर 2। टाइम दोनों सेकंड में होता है, SI भी सीरीज भी, नीचे भी 1 सेकंड, ऊपर भी 1 सेकंड, ये कट जाएगा। ठीक है जी, और आगे चलते थोड़ा सा इसमें बहुत सिंपलीफाई करते हैं इसको। सो n इज इक्वल टू व्हाट, देखिए क्या आएगा ये। अब आप क्या लो, अब हम जो है ये करते हैं कि इन सब को जो है केजी को ग्राम में बना लेते हैं, ग्राम को केजी बना को एक ही बात है, सब यूनिट्स को काटते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉप करते हैं सब यूनिट्स को आपस में। मैनेजमेंट कितना हो गया, ये 1 था इनटू में 1 kg है, इसको मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे क्या होगा 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम में दिया। इसी तरीके से ये क्या है मीटर, यानी कि 10 की पावर 2 व्हाट सेंटीमीटर, और नीचे ये है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, लेकिन ऑन पावर 2 भी है, और ये तो 1 हो गया था, सेकंड 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, पावर -2 कितना हो गया 1 into कितना हो जाए 10 की पावर 3 into 10 की पावर 2 अंदर बचिया, और 2 पावर कमर भी है, और ये 1 की पावर -2 कितना होता है, गनी होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 1 into 10 की पावर 3, और ये कितना हो गया 10 की पावर 2, टोटल कितना हो गया 10 की पावर 7, और इनकी वैल्यू आ गई 10 की पावर 7, मींस 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ब्स। देखिए मैंने इसको डायरेक्शन को यूज करके जूल को किस में बदल लिया है, अर्ग में बदल लिया। न्यूमेरिकल क्या है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीरीज system of units. Another system of units, the unit of length is 5 centimeter, the unit of mass is 20 gram. What is the density of the material in this new system of units? मैं नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी डेंसिटी की यूनिट निकालता हूँ।
देखिएगा पहले कितना लिया इसने, सॉल्यूशन देखिएगा इसका 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, मान लेते हैं n यूनिट्स में, नहीं जो नई यूनिट्स है उसमें बनता है n यूनिट्स। निकाल दो, कैसे निकाल लीजिएगा, है कि डेंसिटी इसका डायमेंशन क्या होगा n, ठीक है, और सॉरी n l माइनस है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ग्राम मास है m l माइनस 3, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दीजिए a, उसके साथ क्या लगा दीजिए a, और नई यूनिट में भी डायमेंशन पर यही होगा, डायमेंशन पर चेंज हो सकता है LP माइनस, ये न्यू यूनिट में इसका डायमेंशन है इसका डेंसिटी का, और ये किसमें था, स्पीड केस में है। हम मुझे n निकालना है, तो 8 into कितना हो गया, देखिए फिर से लिखेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं MA by MB, पावर कितनी हो गई 1, पावर कितना हो जाएगा LA by LB, पावर कितनी हो गई -3। अब देखिएगा जो MA है उस सिस्टम के अंदर मास किसमें रखा हमने, ग्राम में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 ग्राम, और MB जो नया सिस्टम है उसमें मास किसमें मिला, उसमें मास है 20 ग्राम, ठीक है, उसकी जो 1 यूनिट मास के वो किसने ले लिया, मैंने 1 यूनिट ले लिया 20 ग्राम, ये जो दिया है तो जो नई यूनिट्स है उसमें लेंथ 5 सेंटीमीटर नहीं है और मास किसमें लेना है 20 ग्राम की, तो यह कारण देंगे हम 20 ग्राम, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से लेंथ कितने 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, पावर -3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, अब ये कितना है आपके, और ये तो कितना हो गया 1/2 इंटू ये कितना हो गया 1/5 की पावर -3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 ये 4 आ गया, 4 इंटू ये खत्म हो गया, ये 5 को ऊपर लेके गया तो पावर कितनी आएगी इसकी -1, और बाहर भी पावर कितनी इसकी -3, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो कितना हो गया 4 इंटू 5 की पावर -3, 5 की पावर -1 और फिर -3 तो प्लस 3 हो गया, कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो गया 125, और 125 से 5, ठीक है, तो ये जो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमसे ये बता देगा कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नई यूनिट्स में 500 की इक्वल, ठीक है। तो बेटा चलिए दूसरी एप्लीकेशन जो है हम डायमेंशन एनालिसिस की करते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन में हम क्या सीखेंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। हम ये देखेंगे कि कोई फॉर्मूला जो लिखा गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, कोई भी जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली कब करेक्ट होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो डायमेंशन फॉर्मूला है अगर वो सेम आ जाता है तो जो रिलेशन है या जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एग्जांपल देते हैं हम, ठीक है, पहला जो फॉर्मूला दिया है बी दिया गया, मैं इसको चेक करता हूँ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो ऐसे प्रश्न को करने का तरीका होगा, सबसे पहले आप एलएचएस ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास है, मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है, m -2 और t-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब हम आरएचएस लेते हैं, आरएचएस क्या है mc², और n क्या यहाँ पर मास, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया कैपिटल M, और ये क्या स्पीड, c का स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये स्पीड का डायमेंशन आएगा, चाहे लाइट की स्पीड हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की हो, तो स्पीड का डायमेंशन होता है n -1, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्केयर, क्योंकि c का स्क्वायर है, v कितना हो गया, दिस इज m, और इसको हमने लेके दाएं में कितना हो गया n2, और ये कितना हो गया t-2, दिस का डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो वो भी एक फॉर्मूला मैं इसके ऊपर रखता हूँ, शायद नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसको मैं तो दिया होगा कंटेंट्स टू दिया, ठीक है, इसको करते हैं जी,
ये क्या है, ये है लैम्डा, इसको वेवलेंथ बोल लिया, ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये क्या है m मास है, v क्या है वेलोसिटी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है, कभी पढ़ा होगा आपने सर, ठीक है, 11th में भी आता है, 12th में भी आएगा। तो मैं देखता हूँ, फिर अंदर का हार्मोन इसको चेक करना, इसके ग्रेविटी तो सबसे मैं वीडियो निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, मैंने आपको वेवलेंथ है, क्या चीज है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, तो LHS का डायमेंशन ऑब्वियसली मेरा l, आप इसको m0 l1 t0 लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे इसको l0 l1 और t0 ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड में बेटा, राइट हैंड साइड क्या है h अपॉन mv। अब देखो h के यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या चीज है प्लैंक्स कांस्टेंट, और मास है v वेलोसिटी है। प्लैंक्स कांस्टेंट अभी हमने निकाला था, पीछे इसका डायमेंशन e इज इक्वल टू h क्यूब था, याद है, वहां से इसका डायमेंशन निकाला, तो इसका डायमेंशन क्या आया था m l2 और t माइनस वन आया था, याद कीजिएगा, ये यहाँ से निकाल लीजिएगा, चलिए ठीक है। और मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी का क्या होता है l t माइनस वन, लोग क्या है यहाँ से क्या कर दिया, t माइनस वन से t माइनस वन गया, और एक कांसी पे चला देगा, क्या बचा l, देखिए आगे LHS और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, उसका फॉर्मूला करेक्ट है, सिंपल फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ऐसे आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आए तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं अपन करेक्ट। अगली एप्लीकेशन पे आते हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इसकी, वो तो डिराइव फिजिकल रिलेशन। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये रिलेशन में फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है, सिंपल भाषा में कहूं कि मैं कोई फॉर्मूला डिराइव यहां से कर सकता हूं, बशर्ते मुझे पता हो कि वो जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल में कह रहा था टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ एंड the acceleration to gravity slowly derive the formula of its time period using the dimension analysis। मुझे इस बार क्या निकालना, फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मुझे ये पता है कि जो ये टाइम पीरियड है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे L पे और G पे, लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता मुझे, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका पेंडुलम का वो लेंथ ऑफ स्प्रिंग की पावर पर डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं कितना एबीसी कुछ हो सकता है, की वैल्यू कुछ हो सकती है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी d पावर पर, g की कितनी पावर पर d पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो कितना मिल गया हमारे पास, l की पावर a और g की पावर b, ये बन गया, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी साइन को लगाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूं यहाँ पर, कि क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट क्या होता है इसकी डायमेंशन होती तो हम इस तरीके से ये जो फॉर्मूला वो निकाल नहीं सकते थे। ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जहां पर डायमेंशन लेस होगा वहां पर निकलेगा, ठीक है, वहां पर ही काम में आ सकता है, अदरवाइज ये वाला तरीका काम में नहीं आएगा। ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस, और ये क्या हो गया L की a पावर है और G की b पावर है, ठीक है। यहाँ पर k क्या है मैं लिख देता हूँ, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स डायमेंशन लेस, ये क्या है ऊपर डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। अब जब आएगी यहां से मैं फिर से एवरेज लेता हूं, ठीक है, LHS लिया मैंने, LHS किसकी, इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दीजिए, ये वन और इक्वेशन दे दीजिए, इसको वन नाम दे दीजिए, इक्वेशन वन का LHS लिया क्या FT, इसका डायमेंशन लिख दीजिए, कितना होगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन आप पूरा लिखेंगे m एंड k की फॉर्म में, m0 l0 और t पर टाइम पीरियड है, टाइम है तो एक पावर होता है लिस्ट, ठीक है। ये तो LHS होगा, इसी तरीके से ये क्या RHS बेटा, RHS क्या है कि
L की पावर a और g की पावर 3। अब देखिए इसका डायमेंशन लिखते हैं। क्या नाम डायमेंशन इन द पहली क्लास डायमेंशन लेट्स से L का डायमेंशन होता है जी लेंथ कितना होगा L पावर a और g का डायमेंशन होगा g का एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट के एक्सेलरेशन जैसे यू सब का डायमेंशन क्या होता है L और इसकी पावर जो रहेगी जी b। अब देखिए इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा L की पावर a अंदर देंगे और ये क्या हो जाएगा L की पावर b और t की पावर माइनस b। पावर को अंदर ले आए। अब आपको बोला बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए ये L है ये L रहा L की पावर a है b है। ये टोटल कितना देगा L की पावर a प्लस b कितनी हो जाएगी a प्लस b। ठीक है और t तो एक ही हमारे पास बाकी है a की पावर माइनस b। अब अगर ये इक्वेशन ठीक है करेक्ट है अभी जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और ये सेम कब होगा जब m की पावर l की पावर और t की पावर सेम हो तभी तो संभव है ना। ये LHS में मान लीजिए आपके पास पावर है क्या l की पावर a और t की पावर b बराबर है L की पावर 3 और t की पावर माइनस 1 है। इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल कब होंगी LHS और RHS इक्वल कब होगा जब a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू कितनी माइनस 1 तभी संभव है। तो सेम चीज यहाँ पर लगाएंगे ठीक है। तो L की पावर RHS में कितनी है a प्लस b तो a प्लस b बराबर LHS में कितनी है L की पावर 0 है जी 0 के बराबर रख दीजिए। इसी तरीके से t की पावर RHS में कितनी है -2b और LHS में कितनी है 1 ये 1 के बराबर। यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ मैं b की वैल्यू बनाएगी इसमें से तो ये आ गई b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी बेटा -1/2 इधर आ जाएगा -2 इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। इसी को मैं लोग यहाँ पे कर लेता हूँ कितने इस वाले इक्वेशन में और एक ही वैल्यू निकालूंगा कितना हो जाएगा माइनस कितना 1/2 सर b की वैल्यू जो है कितनी है हमारे पास -1/2 ठीक है -1/2 और अंदर है कितना 0 a की वैल्यू कितनी आएगी तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बताओ प्लस का 1/2 ठीक है। तो नहीं आगे इसलिए करता हूँ आगे में। आप देखिएगा मेरे पास a की वैल्यू b की वैल्यू तो ये जो वैल्यू है a की और b की ठीक है a और b की वैल्यू को उठा के आप क्या कीजिए कौन सी इक्वेशन फॉर्म में पुट कर दीजिए ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में पुट किया कितने आगे मेरे पास ये हो गया मेरे पास t बराबर है k l की पावर a है कितना आया मेरे पास 1/2 पावर और g की पावर b थी b कितना है -1/2। अब आपको जो सारी पावर है वो प्लस रखनी है प्लस रखने के लिए कितना हो गया L की पावर 1/2 और ये नीचे रहेगी G की पावर भी कितनी होगी 1/2। अब आपको पता है 1/2 पावर कितनी फिर तो ये कितना हो जाएगा आपके पास या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं पावर सेम है तो आप इसको L/G और पावर कितनी कर सकते हैं 1/2 और 1/2 पावर का मतलब 2 है ना। तो T बराबर कितना आ गया K अंदर का L/G दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। बस इस फार्मूले की कमी है कि हमें k की वैल्यू नहीं पता लगती है ठीक है k कितना आएगा बाकी हम निकाल सकते हैं सी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस ठीक है। उस आइडिया को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात में अगले आप इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी एप्लीकेशन में ठीक है इसको पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है जी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है कि लेंथ में लेंथ जोड़ी जा सकती है और लेंथ से लेंथ ही घटाई जा सकती है। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी और वेलोसिटी ही घटेगी। फोर्स में आप फोर्स जोड़ सकते हैं और फोर्स ही घटा सकते हैं। ये वास्तव में है भी देखिए आप फोर्स में लेंथ को कैसे जोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके पास 3 पेन है आपने 2 खरीदे टोटल पेन कितने हो जाएंगे आपके पास 5 ठीक है।
उन 5 पेन में से आपने एक पेन अपने दोस्त को दे दिया, आपके पास कितने बचेंगे? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेन में से पेन जोड़ा जा सकता है, पेन ही हटाया जा सकता है। आपके पास 5 पेन है और आपने 2 पेंसिल और खरीदनी, तो कितने पेन हुए? पेन तो 5 ही रहेंगे। आप पेन के अंदर पेंसिल को थोड़ी जोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप फोर्स के अंदर लेंथ को नहीं जोड़ सकते, लेंथ के अंदर आप वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यही एक मूलभूत प्रिंसिपल बताता है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। कर लीजिएगा दो इसके अंदर इससे रिलेटेड डिवाइड को जोड़ते हैं हम लोग। इसे कहा कि ये नंबर वाला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको जो है क्या बताना है कि भाई बी का डायमेंशन बताना है। ठीक है, बल्कि प्रूव कर रहा है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि ए बाई बी का डायमेंशन है वो आपको प्रूव करना है कि जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका ए बाई बी का डायमेंशन आपको प्रूव करना है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2 t-2। कितना प्रूव करो अब इससे निकालना है इस इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखा है P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेंपरेचर है। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है इन B का डायमेंशन। अब इसको लिख लीजिए पहले, ये वॉल्यूम में से वॉल्यूम घट रहा है, अभी बताया ना वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा। तो अगर ये V वॉल्यूम है तो 100% V भी क्या होगा? वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम भी घट सकता है। तो V का डायमेंशन तो मेरे पास आ गया, डायमेंशन ऑफ V कितना आ गया जी? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कितना होता है? L। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब ये V भी क्या होगा हमारे पास? वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम। इसी तरीके से ये देखो ये प्रेशर है, तो ये सेम जो ये क्वांटिटी है ये भी क्या होगी? प्रेशर V मतलब कि A अपॉन क्या है ये? V का स्क्वायर। ये भी क्या होनी चाहिए? प्रेशर होनी चाहिए। डायमेंशन है इसलिए जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो यही तो रहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो A अपॉन V का स्क्वायर ये भी किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर P बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर के बराबर एरिया जहां पे A का डायमेंशन निकालते हैं, A बराबर कितना हो गया? P into V का स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर के डायमेंशन होता है M1 L-1 T-2 और वॉल्यूम का क्या होता है भैया? वॉल्यूम का होता है जी 23 और 2 बाई। तो A का डायमेंशन देखो कितना हो गया जी? A का डायमेंशन हो गया हमारे पास M1 L-1 T-2 और ये कितना हो गया? L-6। ठीक है, बेस बराबर तो पावर जान रही होगी क्या? मेरा -1 प्लस का चेक कितना बन गया? प्लस की 5 L5। ठीक है, और कितना देगा? 2 - 2 ये L5। अब देखिएगा डिवाइड करते हैं इसको, हमें तो क्या चाहिए था? बाई B तो L बटा B। A का डायमेंशन कितना निकाला आएगा? नहीं, A का डायमेंशन निकाला जी M1 L की 5 और T-2 और B का डायमेंशन हमने पहले निकाल रखा है, कितना है? L की 3। तो ये कितना है? कितना बचेगा? 2 पावर बचेगी, तो A बाई B कितना हो गया? A बाई B हो गया जी हमारे पास L1 और L और T-2। ये दूसरा डायमेंशन फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क डन। तो बाबू तो A बाई B किसके बराबर है? एनर्जी और वर्क के बराबर है। सो डॉक्टर नाइट्रो प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, और कुछ नहीं। और अगर प्रैक्टिस में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर कोई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे टाइम मिलेगा आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम पीवाई क्यों करते हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, आप जो है कॉम्पिटिशन से हम बट की पता नहीं क्या होता है नीट के अंदर, तो कैसे होगा, कितना मुश्किल होता होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्यों नहीं नीट निकाल पाते स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जस्ट आफ्टर 12 वो क्यों नीट या आईआईटी जैसी कॉम्पिटिशन को क्रैक नहीं कर पाते? उसका कारण है कि वो प्रैक्टिस स्कूल के दौरान प्रॉपर नहीं करते।
अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीट के लिए तो खासकर फिजिक्स की थोड़ी सी जो टिपिकल होती है, अगर आपने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली तो मैं आप गारंटी लेता हूँ कि आप दिक्कत नहीं आएगी, आप न्यूमेरिकल आसानी से निकल जाएंगे। अब मैं आपको इसके कुछ पीवाई के बहुत सारे तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि जो है थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स की लिमिट होती है कि ज्यादा लंबा कैसे खींचे उसको, ठीक है। लेकिन मैं अपनी क्लास के अंदर पीवाईक्यू सारे के सारे निकालता हूँ, जितने 38 या 39 ईयर का जितना भी होता है सारे निकालते हैं हम लोग। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हैं टॉपिक वाइज निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा तो डायमेंशन के जितने पीवाईक्यू है वो जेईई मेंस के हो, नीट के हो, वो सारे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से निकालने के बाद इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 100% इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व भी होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपके टीचर ने आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी स्कूल में और बस उसी में आप जो उसी को रट्टा मारते रहते हैं, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला रट्टा तो गालियां इन चीजों में रहते हैं। दैट्स व्हाई कि आप फिर जो आपको दिक्कत आती है, आप ऊपर की तरीके मुश्किल नहीं है। अभी हम ट्राई करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिमिट गोल 24 का है और बिल्कुल नीट के लिए, ठीक है। ये फुल इजी है, आप पढ़ के देखिए। The quantities which have the same dimensions as those of the solid angle. अब यार ये solid angle, plane angle बताएगा इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके अलावा किस चीज का नहीं होता, ठीक है। देखिए यार solid angle और इस इक्वल टू क्या रहा, ये बाई r स्क्वायर, ये क्या था बल्कि तो ओएचपी क्या होता है एनके क्रिएट कर सकता है, कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका। तो अब देखिए मुझे कौन सा नहीं, किस चीज का डायमेंशन नहीं, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है मोड, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन मॉडिफिकेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मॉडिफिकेशन स्ट्रेन की बात करूं मैं तो वो क्या आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो लेंथ अपॉन लेंथ इसके कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन आर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आर क्या होती है, आर किसी की लेंथ होती है, किसी की आर की लेंथ होती है, तो आर का जो है डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है क्या होती है, लेंथ होती है। तो ये तो नहीं करने का, ठीक है। इसके बाद एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस, देखिए इन दोनों का डायमेंशन होता है, एंगुलर स्पीड का भी होता है और स्ट्रेस का भी होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब स्ट्रेन और एंगल, स्ट्रेन और एंगल का जो है क्या होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं और एंगल जो होता है हमारे पास, एंगल का कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होता, या तो एंगल डिग्री में होते हैं रेडियन में होते हैं, तो नंबर होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर मैं बात भी करना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा या प्लेन एंगल, ऊपर ही है नीचे भी पे लाएंगे, क्योंकि सोलिड एंगल की बात हो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये बात हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्लेन और इसका एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेस प्रेशर होता है, इसका डायमेंशन होता है और एंगल का नहीं होता, तो ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेन और एंगल, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बस तो फोर्स defined by F is equal to 80 square. So the alpha T square is the defective of a particle at a given time. The factor which is dimensionless, the factor which is dimensionless की फॉर्मूला बीटा r constant is, बताने में से कौन सा जो है dimensionless, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले अल्फा बीटा के लिए हम चाहिए पता डायमेंशन थोड़ा बात। ये क्या है, फोर्स है, इसको याद कीजिए। तो ये फोर्स है तो एलएचएस फोर्स है तो आरएचएस भी पे होगी, फोर्स होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स, ठीक है। तो अल्फा टी से क्या होना चाहिए मेरा, फोर्स, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर, एफ बाई टी स्क्वायर। और फिर यहां से मैं अल्फा बाई डायमेंशन में करता हूँ, कितना हो जाएगा देखिएगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल और टी माइनस, नीचे क्या है टी, फोर टाइम है, इसको देखा भी होगा, ठीक है। एक टाइम है यहाँ पर, टाइम है, तो यहां से क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओ, जब टी को ऊपर लेके जाओ तो पावर माइनस की हो जाएगी, यूनिटी में हो जाएगा एम एल और टी की पावर ग्रेटर -4, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा।
ठीक है, इसी तरीके से मैं बीटा का निकाल देता हूँ। बीटा ये भी तो होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि फोर्स से फॉर्म बनेगा तो दो फोर्स आएगा, ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। ये याद रखिएगा, मोशन पे प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई टी। एफ का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा था एम एल टी माइनस टू, और टी का क्या गलती हो गया, यहाँ से इसका डायमेंशन निकाला मैंने, डायमेंशन निकाला तो बीटा डायमेंशन आ गया, बीटा ऊपर जाएगा माइनस का एम एल और क्या आएगा टी माइनस वन, टी माइनस थ्री माइनस रिंग बस ऊपर जाएगी माइनस का बनाएंगे माइनस थ्री एम एल टी माइनस थ्री, ये लिखा हमने। अब देखो तीन में से कौन सा होगा, ठीक है, देखो अल्फा बीटा टी, ये तो डायमेंशन लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो क्या जाएगा m2 l2 आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो निकलेगा, पहले वाला तो नहीं है। दूसरे वाला देखिए अल्फा बीटा अपॉन टी, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा m ये m की 2 हो जाएगा, डायमेंशन तो नहीं है, मास दिया है। अब आगे क्या दिख रहा है, बीटा टी अपॉन अल्फा, ठीक है, बीटा को हमने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को और हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, बीटा ये आ जाएगा हमारे पास बीटा टी, इसको हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया बीटा टी कितना हो जाएगा एम एल और टी माइनस 2, बात बनी नहीं भाई, ठीक है, बात नहीं होगा है ना, कि अल्फा जो है -100 है, ये वाला भी नहीं है। अब अगर डी पार्ट में डी कर तो अल्फा टी क्या हो जाएगा, अल्फा का डायरेक्शन क्या है एम एल, ठीक है, और टी की 4 माइनस बी, और इनको में भी कहोगे कितना हो गया एम एल और टी पे -3, ये बीटा का डायमेंशन नहीं है, इनको बीटा तो यही था डायमेंशन, ये बीटा का डायमेंशन और ये भी सेम आ गया, तो बीटा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एन से हो जाएगा, एल से हो जाएगा, टी माइनस टी से टी माइनस टी कट जाएगा, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो ये जो चीज है ये डायमेंशन ऐसी, इसका ऑप्शन क्या रहेगा डी। देखिए हमारे तो पहला है वो बिल्कुल फिर आपने लिया था कुछ ऐसा ही है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल तो बस क्या होती है मैंने बताया था, आया हुआ नहीं 2022 में नीट का आया हुआ क्वेश्चन में। प्लेन एंगल के पास ऐसा यूनिट होती है लेकिन वह नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, बहुत यूनिट डायमेंशन नहीं, ठीक है, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यही है, यूनिट्स होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, बस ज्यादा जी हमारे जरूरत नहीं है। अब ये जो फोर्स में एक फोर्स F एक्सेलरेशन A and time t are chosen as the fundamental physical quantity find the dimension of energy, इसका आंसर मैंने पहले लिखा था, ये वाला है, मैं आपको भी नंबर ही देता हूँ कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने कहा था बेटा देखो करने को तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये क्या है फोर्स है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने की दो तरीके होते हैं, पहला तो जो वेरिएंट तरीका जिससे करना चाहिए वो तो ये होता है कि आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो पहला देखिए ये बनता है जो आपने डायमेंशन वाला किया था ना, ठीक है, तो एप्लीकेशन देखिए इसकी डायमेंशंस की, इस पर ये फॉरवर्ड डिराइव करेंगे, वो यूज कर सकते हैं आप कि एनर्जी डिपेंड करेगी इसके ऊपर, पावर निकालना ये पावर का यही तो होता नहीं बस, और दूसरा एक्सेलरेशन इसकी डी पावर पर और टाइम इसकी सी पावर पर डिपेंड होता है, ठीक है, एक तो उल्टा है इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ई इक्वल टू क्या लिखेंगे के और ए की पावर ए की पावर बी और बी की पावर सी, यहाँ से एबीसी वैल्यू निकालेंगे, तो आपको आता होगा कि एन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एलएचएस का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन एन L2 और T माइनस 2, ठीक है, और आरएचएस लेते हैं, वो आरएचएस का डायमेंशन निकालते हैं, आरएचएस क्या हमारे पास के एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर सी, डायमेंशन लिखते हैं हम इसका, देखिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, के का कोई डायमेंशन एफ का डायमेंशन होता है हमारे पास एम एल टी माइनस 2 और इसकी होल पावर हो गई ए, इसी तरीके से एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2,
पावर हो गई बी, और ये क्या टी टाइम में, तो टाइम टी और पावर हो गई सी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हो आरएचएस के लिए। ठीक है, अंदर ले लीजिए पावर, तो पहले वाली हो जाएगी एम की पावर ए, ठीक है, एल की पावर ए और टी की पावर माइनस टू, मल्टीप्लाई करते हैं पावर से ए को। ठीक है, जिन चीजों को आपको टेन इसमें अब इसी तरीके से ये कर देगा एल की पावर बी, ठीक है, और टी की पावर माइनस टू बी, और टी की पावर यहाँ से क्या होगा सी। अब एन एन एक ये रहा तो कहीं नहीं है, और एन की पावर कितनी होगी हमारे पास ए, एल एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, तुमने हो जाएगी बेस पावर पावर बन जाती है, तो ए प्लस बी, ये प्लस बी, ये एल की पावर होगी। ठीक है, ये दो हमारे पास है, ये रहा सॉरी तीन ये रहा ये तो बात नहीं है, कितने हो माइनस टू ए माइनस टू बी, ठीक है, और प्लस का सी, जो भी वाले सारे पावर। अब वही तरीका हमारे पास लग गया, पावर को कंपेयर कर रही है। अगर ये फॉर्मूला डायमेंशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, और सेम कब होगा जब m की पावर l की पावर और t की पावर क्या हो LHS में और RHS में सेम। तो मैंने कंपेयर किया होगा इसको, कंपेयर किया RHS में m की पावर कितनी है a और LHS में कितनी थी 1, तो ये की वैल्यू को आ गई मेरे पास कितनी 1। इसी तरीके से एक तो आ गए, इसी तरीके से दूसरा एल की पावर क्या है a प्लस बी RHS में, LHS में कितनी है ये पावर है जी 2, ठीक है 2 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू 1 रखी मैंने, ठीक है, तो b की वैल्यू निकालो, b कितना आ जाएगा मेरा 2 में से क्या है तो 1, b की वैल्यू भी कितनी आएगी भाई 1, और तीसरा निकालने में वो माइनस 2a माइनस 2b प्लस c बराबर है कितना माइनस का 2। अब a की वैल्यू b की वैल्यू मेरे पास है, ये एक की वैल्यू की मैंने 1 रखी, कितना हो गया माइनस 2, यहाँ भी 1 रखी कितना हो गया माइनस का 2 प्लस का c बराबर है माइनस का, और ये करेक्ट काम नहीं ना। अब यहाँ से कितना होगा माइनस 4, ठीक है, जीरो होगा c इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 4, c को वैल्यू कितनी आ गई 2, लेकिन यही हो गया फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पुट कर दीजिए आप e इज इक्वल टू कितना लिखो है इधर लिख देते हैं, ठीक है, अगर ये इधर है इसको लिख देता हूँ, देखो e इज इक्वल टू कितना हो गया a और f की पावर a 1 और a की पावर कितनी है 1 और c की पावर कितनी है 2, कौन सा है ना, ठीक है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका और बता दूंगा आपको, ठीक है, यही बताऊंगा, इसको देख लीजिए। दूसरा तरीका है पहले से स्टार्ट करने में आपको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये तरीका लगा लीजिए n l n1 के साथ p - 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इनटू में ये एक्सप्रेशन है n p - 2 और ये कितना है t टाइम है, तुमको सिंपलीफाई कर लीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला आता है m और l क्या है l 2 t कितना हो गया -2 नहीं आ रहा, m l 2 t - 2 मान लीजिए, इसका मतलब ये पहला नहीं। ऐसे ही दूसरे के आप जो है प्लान करेंगे, पहला तो नहीं, दूसरे में क्या f मतलब m l t - 2 गुणा में एक्सेलरेशन m t - 2 और ये कितना है t की 2। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, m a की है l a की है, मेरा कितना हो गया 2 t 2 और 2 -4 प्लस कितना बचा -2 बता दो, यही है आगे तो ज्यादा है आगे ना। तो ये तरीका है, ये शॉर्ट है, ये जब आप सही प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल जब कंपटीशन में आपका तो इसी तरीके से करना चाहिए, इससे टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। आपका डायमेंशन आ गया, किसका डायमेंशन एनर्जी का। एक और है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है free energy respectively denote energy and gravitational constant then E by G has the dimension of, नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। E का डायमेंशन निकालते हैं हम, E क्या है ऐसे तो मैंने निकाल रखे सारे E by एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m l t - 2। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल C का फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है तो हम निकाल सकते हैं F = G m1 × m2 by r², ठीक है। मुझे कुछ याद आ रहा है, ये फॉर्मूला द साइड m - 1
ठीक है, m-1 और L3, ठीक है, और t-2, t-2 और इनको डिवाइड करके दे दो भैया। डिवाइड किया तो कितना आ गया देखिए, ये ऊपर जाएगा m, एक ये रहा कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, l कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर जाएगा, क्या हो गया -1, ठीक है, t-2 कितना हो जाएगा m2 n-1 और t0 कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है आपका सिंपल। अगला है हमारे पास नीट पे ये भी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस का डायमेंशन सिंपल होता है, स्ट्रेस अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपके साथ लिखा होगा कि वैसे स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का भी एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस क्या होता है F बाई ए। F बाई ए में क्या होता है, प्रेशर का होता है, प्रेशर का डायमेंशन हमारे क्या M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। इनमें से कौन सा जो है डायमेंशन ऑफ प्लेन है, इनमें से ये जब जितने रिलेशन में जितने फॉर्मूले दे रखे हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ कौन आएगा वो चेक करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जी का डायमेंशन आपको याद है क्या, ठीक है। सी का स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन आपको पता होगा n-1। जी का डायमेंशन अभी हमने निकाला था कितना था n-1 L3 और t-2, ठीक है, n-1 था। यहाँ से एक चीज बची है हमारे पास इसके बारे में होगा फोर्स से मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, आज किया लेक्चर में ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1, ये हमारा q2 भी कितना है e है, ठीक है, तो ये e इनटू e बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम इस संभव या सकते हैं दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है कि फोर्स किएगा, सॉरी, ये क्या हो गया F बराबर है e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। देखिए आपको क्या चाहिए, e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो आपने कहा यहाँ से क्या हो जाएगा F इनटू r स्क्वायर बराबर है e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए मैं देगा हमारा e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला है। 4 पे क्या होता है m l माइनस और इनटू में r स्क्वायर, r क्या है डिस्टेंस में दो चार्जेस के बीच में, इसका भी कितना हो गया स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा m l और t-2, ठीक है। आपके पास सब चीजों का डायमेंशन आ गया, आप तो कीजिए और निकाल लीजिए। इसका सबसे पहले पहले वाले के रखने 1 अपॉन, पहला चेक कर रहा हूं मैं 1 अपॉन c में बस स्पीड होगा c, उसका स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा हमारे पास l स्क्वायर और t-2 स्क्वायर ऑफ डायमेंशन है, ठीक है। अब इनको में क्या g का डायमेंशन क्या है, g का डायमेंशन इसी मेरे पास n-1, ठीक है, और आपका क्या है n-1 L3 और t-2 ये g हो गया, और 1 अपॉन इसके और का डायमेंशन क्या है अभी हमने निकाला था, ये कितना है, ये इसी हमारे पास डायमेंशन रेंज था m L3, ठीक है, t-2 और होल पावर कितनी 1/2, ठीक है, 1/2 कितना हो गया, दिस इज 1/n स्क्वायर इनटू पावर माइनस 2 इनटू v के नाम में देखिएगा n/2 और सॉरी n/2 का n कैंसिल हो गया, ऐसे m से m है, ठीक है, सॉरी m से m हो गया, वो मतलब l की 6 और t-2 ये है d का होगा t की पावर -4 और पावर की थी 1/2, ठीक है। अब जो हो गया हमारे पास से रन बाय की -2 गुणाने हाफ तो पावर आधी कितनी हो जाएगी l की 3 और t की पावर -9, ठीक है, पहले आगे t की पावर 9
सरफेस टेंशन मैंने कराया था जून से अगर रिकॉर्ड लगाई तभी आपको सरफेस टेंशन बताना चाहिए। सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है बेटा, लिक्विड सरफेस जो होता है उसके ऊपर वाले सरफेस जो किसी है तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन से कवर में रखा हो तो उसकी फोर्स होती है। किसी भी लिक्विड सरफेस की जो बाउंड लेयर होती है उसकी फोर्स होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगी, इसीलिए सारे ड्रॉप क्या होती है स्फेरिकल शेप में होती है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है S = F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, उसका वाला डायमेंशन निकालने को कितना हो जाएगा M(L)T-2 और बटे में L, L से L मिलेगा तो कितना आ गया M(T-2), M(T-2), दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये देखो किसका आ रहा है इसमें से, ठीक है, मतलब मैं आंसर पहले लिख रखा है लेकिन मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई कीजिए, ई क्या है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, वी वेलोसिटी ऑफ टेकन एनर्जी ऑफ एमिशन क्या होता है M(L)2 और T-2, पहले वाला चेक कर रहा हूँ, ठीक है, V-2 वेलोसिटी पावर -2, वेलोसिटी ऑफ एमिशन क्या होता है T-1, ठीक है, L(T-1) और इसकी पावर दिया -2 और ये टाइम का पावर तो -1 है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। ये कितना हो गया मेरे पास M(L)2 T-2 into में कितना हो जाएगा L-2 और T प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस और T-1। अब कितना हो गया L ठीक है L2 और 2 ये करिए हो गया -1 प्लस का मतलब, ठीक है, L2 चाहिए T-2 प्लस का 2 मेरे का कितना है M(T-1) है, M(T-1) चाहिए क्या था मुझे -T-2 होना चाहिए, तो पहले वाला नहीं, पहले वाला कर, दूसरे वाले में ट्राई करेंगे क्या है E वही क्या M(L)2 T-2 गुणा V-1 वेलोसिटी की पावर -1। अभी देखो क्या था ये था तो कितना हो जाएगा चेंज करो तो N-1 और T+1 हो जाएगा, -1 पावर है ना T+1 और T की पावर -2 ये एडिटीज। अब देखो जी क्या हो जाएगा L की 2 और देखिए तो L ये हो जाएगा M(N-1) फिर यह +1 दो में से एक हटा दिया, ठीक है, T-2 T की पावर होगी -4 नहीं होगी बनेगी जाना। अच्छा इसके बाद कौन सा सी वाले पे आते हैं जो आंसर है पहले बाबू हटे, ठीक है, ई का मतलब वही M(L)2 T-2 बना ले V की पावर -2 V की पावर -2 उससे निकालना कितना आता यह होगा L-2 और T की पावर 2 प्लस की अपना ले T-2 ये कितना हो गया L प्लस का वो माइनस खत्म और ये T-2 और T+2 ये भी 0 हो गया, क्या बच गया T-2 बचा वो लास्ट वाला M(T-2) ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये मिसाल में इसलिए लगाते ताकि कंफर्म रहे कि ये आंसर हमारा ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करते हुए कोई चीज इधर उधर हो जाती है दिक्कत हो सकती है। ये देखिए ये सही मेंस का एक क्वेश्चन मुझे भेज कर दिया है, ठीक है, वो जेई मेंस का है, ये क्या कह रहा है स्पीड भी एक्सेलरेशन देंगे फोर्स F are considered as fundamental units, the dimension of Young's modulus will be, लेकिन जो यंग्स मॉडुलस होते हैं जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे उन सब का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है प्रेशर के बराबर होता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितना होता है प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर कितना होता है M(L)-1 और T-2 भाई ये आपको आगे जवाब लेसन में तो आगे पढ़ेंगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। हम किसी चीज को खींचते हैं और उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, जैसे वायर को पकड़ के खींचा उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना, तो वो होता है ये स्ट्रेस भाई मॉडुलस स्ट्रेस बाई काउंट स्ट्रेन होता है। अभी आप इसको याद रखिए जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रेशर लिखते हैं तो हो गया। अब मुझे ये डायमेंशन चेक करना है किसका है, ठीक है,
वही तरीका मेरा जैसे हमने पहले क्या भी किया था, ठीक है जी। पहले वाला ये यूज किया है, क्या है, वेलोसिटी की पावर -4 v की पावर -4, v क्या होता है जी, पहले चेक कर रहा हूँ n -4 में m -4 और t +4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये क्या है, a एक्सेलरेशन है, -2 है, एक्सेलरेशन में आता है L1 t -2, तो ये कितना हो गया, L -2 और t +4 क्यों जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्स पे क्या होता है, m L t -2, ठीक है जी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, m तो एक ही है, L -4 और -6 और एक L5, ठीक है। यही से बात अगर नहीं आ रहा क्यों आगे करवाएं, ठीक है। पहले वाला नहीं है, मेरे को थोड़ा दिखाई दे रहा है कि यार कौन सा है, क्योंकि यहीं से पता लगा 5 ये की -2 नहीं बन रही बात है ना, 4 ये माइनस की और 2 -6 और एक नहीं बात बन रही। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमने क्या था, v -2, v -2 क्या आ गया, L -2 और t भी कितनी माइनस की जगह प्लस की, या t -1 होता है। एक्सेलरेशन भी 2, इसका मतलब भी हो गया L2, ठीक है, और एक्सेलरेशन t -4, ठीक है। F2 का मतलब हो गया M1 होता है तो M2, L1 होता है L2 और T3 -4, मतलब कितना आ गया, M2 बात नहीं बदल रही क्योंकि M2 आ गया, M की मदद से था, ठीक, तो ये भी नहीं है, ठीक है। M2 आ गया, नहीं चाहिए, M1 चाहिए। उसी पे बात करते हैं, v की पावर -2, ठीक है, v की पावर -2 अभी ये निकाला, इतना ही कितना था, L -2 L -2 और t की पावर v माना प्लस की 2 हो जाएगी, ठीक है, की पावर +2 और एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना हो गया, 2 पावर है तो ये L की 2 और t की -4, ठीक है, t की होगी -4, एक्सेलरेशन की -2 है, तो कितना हो जाएगा, L की पावर -2, बात नहीं लीजिए क्या आएगा, वो -2 पावर आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। कम टाइम में तो निकालो तो ऐसी करना देखना पड़ेगा, m की पावर -2 आ रही है, m की पावर -2 चाहिए, m की पावर तो +1 चाहिए, तो ये भी नहीं है। आप चौथे जाते हैं b वाले पे, हमको क्या दे रहा है, वेलोसिटी की पावर -4, वेलोसिटी की पावर -4 कितनी हो रही है, ये होगी -4 होती है आपके पास, L -4 और t आपको जाएगी +4, ठीक है। एक्सेलरेशन की 2, इसका मतलब ये हो गया जी आपकी L की 2 और t की -4, ठीक है। अब क्या है, f क्या है जी, M L t -2, ठीक है, L की 4, ठीक है, 4 माइनस की 2 और प्लस की 2, की माइनस की 2 और m एक है, m को खा लेते हैं, m एक है, m रखा दीजिए। अब m की बात करते हैं, -4 +2 -2 और -2 +1, तो क्या हो गया, -1, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया जी, अब t की 4 प्लस की और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो सकता है, t की पावर -2, देखिए जी यही है, हमें ये इसका क्या होगा, m -2, तो D is the correct option।